बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और मैं हूं सुमेरा खान। आज क्विकली एक छोटी सी वीडियो करते हैं आज के आर्टिकल्स के ऊपर, एडिटोरियल्स पर और आलमी कुछ खबरों के ऊपर। कुछ मिक्स एंड मैच खबरें हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर पॉलिटिक्स का राज है इस वक्त। सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है और वही एक अखाड़ा सजा हुआ है सियासतदानों का। पहले आपको जल्दी से कुछ खबरों की हाईलाइट्स बताते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं उनके हवाले से बातचीत करेंगे कि दोबारा से कुछ सियासी पार्टियां एक बाकायदा मुहिम के ज़रिए, तंजीम साजी के ज़रिए किस तरीके से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों को सियासत में घसीटने के लिए और उन्हें बदनाम करने के लिए अपनी मुहिम को उरूज पर इस वक्त पहुंचाने की कोशिश करें। मैं आज ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। एडिटोरियल्स में भी मैंने कुछ एडिटोरियल्स जो हैं उनको लाइन अप किया है, उनके ऊपर क्विकली बात करते हैं। और इसमें सबसे पहले ट्रिब्यून का इदारिया है टैक्स के हवाले से, द टैक्स मैन कॉमेथ, और इसके ऊपर वो बात करते हैं। जो जावेद गनी है उन्होंने फॉर्मली एफबीआर के चेयरमैन की हैसियत से उनको अपॉइंट कर दिया गया है। ये पिछले कुछ अरसे से एज इंटरिम चेयरमैन की जो फ़राइज़ हैं वो भी अंजाम दे रहे थे। बिलाखिर उनको अपॉइंट कर दिया गया है। यहाँ बात हो रही है पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन के टारगेट की, जो कि काफ़ी लो रहा है। एक तो टारगेट बहुत लो था एफबीआर का, ऊपर से उसकी कलेक्शन जो है वो बहुत कम रही है। 2.2 ट्रिलियन जो है अगेंस्ट द परसूड रुपीज़ 2.210 ट्रिलियन। इसमें इदारिया ये कह रहा है कि पहले हाफ में ही, इस फिस्कल ईयर के पहले हाफ में ही पाकिस्तान जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो टैक्स कलेक्शन में काफ़ी हद तक जो है वो पीछे रहा है। अगले हाफ में भी अगर यही हाल रहा तो 600 बिलियन जो है उसका टारगेट जो है वो मिस कर दिया जाएगा। और जो बड़े जो हैं बड़ी मछलियाँ, उन तक बड़ी मछलियों तक पहुंचने के लिए टैक्स जो है उसके नेट में कोई खुसूसी तरीक़ेकार एक मरतबा फिर वज़ा नहीं किया गया। बड़े टैक्स इवेडर्स के ऊपर हाथ डालने के लिए कोई पॉलिसी वज़ा नहीं की गई। ये सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। इस पर हुकूमत को भी बैठना होगा, सोचना होगा कि इसके लिए क्या लाइहा अमल ऐसा तय किया जाए कि जो बड़े बड़े कारोबारी हजरात हैं जिनके एसेट्स करोड़ों में हैं, अरबों में हैं, वो क्या ऐसा तरीक़ाकार अपनाते हैं कि वो इस टैक्स में से हुकूमत को जुल देकर बच जाते हैं, धोखा दही करते हैं, मगर उन पर हाथ डालने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इसके अंदर सोचना पड़ेगा। इसी तरह एक्सप्रेस ट्रिब्यून का दूसरा इदारिया जो है वो है ग्रीन इमरजेंसी। ग्रीन इमरजेंसी में वो कहते हैं कि नया साल जो है वो आया। इसमें खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में और बाकी हिस्सों के अंदर बात हो रही थी ग्रीन इमरजेंसी की, इसी तरीके से अब इस नए साल में जो जंगलात में लगने वाली आग, उसके ऊपर काबू पाना और इसकी आड़ में लकड़ी चोरी करने का जो कारोबार उरूज पर है, उसके उसके साथ साथ जंगलात, फॉरेस्ट्री और पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक बड़े बड़े फैसले लिए जाने का इम्कान है। इसमें पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज़ जो हैं क्लाइमेट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ख़ास तौर पे मलिक अमीन असलम जो हैं उनको यहाँ पर दाद देना जो है वो यकीनन बनता है कि उन्होंने इस हवाले से काफ़ी काम किया। ज़रताज गुल वज़ीर हैं, वो भी इस पे काम कर रही हैं। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून का तीसरा इदारिया है और नर्सिंग सुपरस्टार्स के नाम से। नर्सिंग सुपरस्टार्स में क्या हुआ है कि नए साल की शुरुआत में पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी खबर मिली कि वर्ल्ड स्टेज पर पाकिस्तान की 8 ख़वातीन को, जिनमें नर्सेज और मिडवाइफ्स शामिल थी, उन्होंने ग्लोबल 100 आउटस्टैंडिंग विमेन नर्स एंड मिडवाइफ लीडर्स 2020 लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया। इनका ताल्लुक जो है वो आगा खान यूनिवर्सिटी, वो आगा खान की फैकल्टी और अलुमनाई की मेंबर्स थी। और आगा खान यूनिवर्सिटी का जो स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफ है सोनम, उससे उनका ताल्लुक था। यहाँ पर इन ख़वातीन का नाम आया, मगर यकीनन इदारिये का सवाल यहाँ ये भी बनता है कि सिर्फ आगा खान यूनिवर्सिटी का जो इदारिया है सोनम, उसके अलावा पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में नेटवर्किंग के ज़रिए मज़ीद नर्सेज जो हैं उनको ऐसे क्राइटेरिया पर क्यों नहीं लाया जा सकता कि उन नर्सेज, उन मिडवाइफ्स या हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको भी पाकिस्तान के लिए एक ऐसा ही इम्तियाजी टाइटल जीतने का मौका फराहम किया जाए। तो यहाँ पर पाकिस्तान के वो तमाम हेल्थ से रिलेटेड इदारे जो हैं उनको सोचने की ज़रूरत है कि वो भी ऐसी मज़ीद ख़वातीन को आगे लाएं। अगर उन्हें यहाँ पर कोई माली इमदाद या उनकी ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें तमाम इदारों को आगे आना चाहिए, ताकि बिला तफरीक पाकिस्तान के वो तमाम इदारे जो नर्सिस को या ख़वातीन हेल्थ वर्कर्स को आगे ला सकती हैं, उनको भी ये मौक़े फ़राहम किए जाएँ। डॉन न्यूज़ का इदारिया है अनईज़ी टाइम्स।
اور ان ایزی ٹائمز میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جیسے ہی وہ وائٹ ہاؤس سے ان کے جانے کا وقت قریب ہے، مگر مڈل ایسٹ میں صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے، خاص طور پہ خلیج کے ممالک کی طرف اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ریجن میں ایک تو جو بھی ایرانین رجیم کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے تھے، اس کے علاوہ اس وقت قطر، یو اے ای اور سعودی عربیہ میں اس وقت ایک اور ٹسل جو ہے وہ جو لگ رہا تھا کہ ختم ہونے جا رہی ہے، مگر وہ ختم ہونے کے بجائے اس وقت لگ رہا ہے کہ اس خلیج میں مزید دراڑیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ ابھی جو سعودی فارن منسٹر ہیں وہ بھی کچھ ہی گھنٹوں میں وہ پاکستان پہنچنے والے ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو اے ٹویٹ بائی ایرانین فارن منسٹر جواد ظریف، یو ایس از پریپیئرنگ اے پری ٹیکسٹ فار وار ود ہز کنٹری۔ جواد ظریف جو ہے ایرانی فارن منسٹر، ان کا کہنا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک جنگ کی تیاری کر رہا ہے ایران کے ساتھ۔ اب یہ ایک میں اس کو کہوں گی کہ شاید یہ ایک تھوڑا سا پریمپٹ کرنے والی بات ہے، کیونکہ ابھی جو بائیڈن نے پریزیڈنسی میں آنا ہے، جو بائیڈن پہلے ہی ایسے اشارے دے چکے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات معمول پہ لانا چاہتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً اس کے اندر یہ خطہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ سے محفوظ رہ جائے گا۔ یہاں دونوں ممالک کو قاسم سلیمانی کی، کیونکہ جو ان کے ان کے جرنیل تھے، ٹاپ لیول پر تھے، اور ان کے ساتھ بہت ساری ٹائٹلز جڑے ہوئے ہیں، شاید ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، ایک کنٹروورشل چیز ہو جائے گی، جن کی اساسینیشن کی گئی تھی پچھلے سال، اور ان کے قتل کے بعد ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوا تھا، جس میں پھر وہ راکٹ فائرز اور سعودی عربیہ کی جتنی بھی آئل تنصیبات ہیں اس کے اوپر، آرامکو کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر راکٹ داغے گئے تھے، تو ایک جنگ کی صورتحال تقریباً پیدا ہو چکی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر مزید حالات کیسے جاتے ہیں۔ اگر تو یہ صرف قاسم سلیمانی کی 1 سال کی ان کی ڈیتھ اینیورسری کو مارک کرنے کے لیے یہ بیانات دیے گئے ہیں، تو بھی یہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہوگا۔ جو بائیڈن کا انتظار ابھی انہیں کرنا چاہیے اس حوالے سے، اور دیکھنا چاہیے کہ نئے پریزیڈنٹ اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں، مزید کوئی امپلسو جو ہے وہ کام نہ کیا جائے فی الحال۔ یہاں پر اب پی ڈی ایم کی بات ہوتی ہے، اپوزیشن یونٹی، وہی ہوا جس کا ہم سب کو پتا تھا۔ بالآخر پی ڈی ایم جو ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لے گی، الیکشن میں، سینٹ کے الیکشنز میں حصہ لے گی، اور وہ انہوں نے حکومت کے لیے ایک کلین جو سلیٹ ہے وہ نہیں چھوڑنی۔ تو جب یہی سب کچھ کرنا تھا تو آپ نے پچھلے 3 مہینوں سے عوام کو کیوں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا؟ آپ نے کتنا وقت ضائع کیا؟ آپ نے کووڈ میں لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کووڈ کی وجہ سے یہ جلسے ہاٹ سپاٹ کی شکل اختیار کر جائیں گے، مگر وہی بات کہ سیاست میں تو خون خون کا نہیں ہوتا، تو عوام کی پرواہ کس کو ہے؟ تو لہٰذا اب ان کا یہ فیصلہ کہ ہم لوگ الیکشن میں حصہ لیں گے ضمنی میں، اور اس میں 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور 6 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ہیں، جس میں پی ڈی ایم نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، اور پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، مولانا فضل الرحمان، تینوں اس وقت بالکل مختلف ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں، جس کا ان کو خود پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی اب وقت کے ساتھ پتہ چلے گا کہ یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ پولیٹیکل میز دا نیوز کا ایڈیٹوریل ہے، وہ بھی اسی حوالے سے کہ پی ڈی ایم کے جو آپس میں اختلافات کے کریکس ہیں وہ بہت واضح ہو چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری، ان کے اس بیان کو ہلکا نہ لیا جائے جس میں انہوں نے نواز شریف کی واپسی سے مشروط کیا ہر چیز کو۔ اگر ان کے بیمار والد جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں پارٹی کے تمام انتظامات آن گراؤنڈ موجود ہو کر، تو میاں نواز شریف کو بھی چاہیے کہ اب جو مصلحتیں ہیں انہیں بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ پاکستان واپس آئیں اور پارٹی کی در حقیقت نمائندگی کریں، ویسے ہی جیسے انہیں کرنی چاہیے۔ Unacceptable conditions, while the attention of the world through 2020 has been on the COVID-19 pandemic, the news کا یہ ایڈیٹوریل ہے unacceptable conditions، اور یہاں پر وہ کہتے ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق، ایک سٹڈی کے مطابق، پاکستان میں سب سے زیادہ جو ڈیتھ کاز ہے وہ ہے صاف پانی کی فراہمی نہ ہونا۔ صاف پانی سے پنجاب کا بھی ایک سکینڈل صاف پانی کا یاد آتا ہے کہ اس میں کس قدر عوام کو بیوقوف بنایا گیا۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، صاف پانی نہ ملنا ہیپاٹائٹس سی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور ہیپاٹائٹس سی کس قدر جان لیوا بیماری ہے اس کے حوالے سے میں خود ذاتی طور پر اس کی شاہد ہوں۔ میری والدہ جو ہیں وہ ہیپاٹائٹس سی کے مرض کا شکار ہو کر دنیا سے گئی ہیں، اور ہم نے آخری وقت میں ان کی تکلیف دیکھی ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ انڈسٹریل ویسٹ، میں اسی کے اوپر آنے والی تھی، اداریے میں بھی وہی بات لکھی ہے کہ انڈسٹریل ویسٹ چاہے وہ ملک کے کسی بھی حصے میں، اس میں صرف سندھ کو یا پنجاب کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے،
पंजाब के 2 शहर फैसला आबाद और इस्लाम आबाद का I9 वो तो हमने खुद देखा कि नालों में इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, मगर कराची में जिस कदर बड़ा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो सालाना समंदरों में फेंका जा रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि हेपेटाइटिस सी और बी से रोज़ाना 300 से 325 जिंदगियां जो हैं वो यौमिया जो हैं वो मौत के मुंह में लोग जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है, यानी ये कोविड से भी बड़ा नंबर है अगर इसको देखा जाए। तो ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एक स्टडी के ज़रिए कहा है कि ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के ज़रिए जो पानी को रिसाइकिल किया जाता है, इसमें आपने देखा होगा कि आजकल सब्जियां और फसलें उगाने का भी रिवाज निकल आया है। इसके ऊपर वो बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन वो बता रहे हैं कि सब्जियां फसलें इस गंदे पानी से उगाना ये भी बजाते खुद हेपेटाइटिस और कैंसर जैसे मूजी अमराज को दावत देने के मुतरादिफ है। अब वो क्विकली चलते हैं नाजरीन, आज के जितनी जल्दी हम खबरें वो बता सकते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हवाले से आपने देखा होगा, अजहर अली इंस्पायर्स पाकिस्तान टू फाइट बैक अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ये एक क्रिकेट के हवाले से खबर। पाकिस्तान एम्स हाई विद ट्रेड हब प्लान, पाकिस्तान मुख्तलिफ तजारती रास्तों के हवाले से मुख्तलिफ ट्रेड हब प्लान्स के ज़रिए इस वक्त मज़ीद काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो वो कर रहे हैं, मगर इस वक्त देखा जाए तो सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ट्रेड जो वॉल्यूम है वो 1 कुछ बिलियन तक पहुंच चुका है, जो कि एक अलार्मिंग सूरत हाल है। सऊदी FM विजिटिंग पाकिस्तान विद इन फोर्टनाइट, ये भी अभी मैंने बताया सऊदी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाने वाले हैं कुछ ही वक्त में। कराची में एक खातून ने अपनी 2.5 साला बच्ची जो है 2 साला बच्ची उसको फेंक कर फिर ख़ुद भी छलांग लगाई ऊपरी मंजिल से। गैस शॉर्टेज जो है वो इंटेंसिफाई हो रहा है। जो एक और बड़ी अच्छी जो है पाकिस्तान के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान के ओरिजिन के एक डॉक्टर जो हैं उन्होंने कैंसर पेशेंट्स को 6,50,000 डॉलर जो है उसका डेट अपने कैंसर पेशेंट्स को माफ़ कर दिया है कोविड की वजह से। इंडीड इट्स अ गुड स्टेप। फिलैंथ्रोपी जो है वो इसी का नाम है, जब आप मुश्किल में किसी के काम आए। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के नैब की वजह से पाकिस्तान ने तकरीबन 4.59 तकरीबन 5 बिलियन रुपए जो हैं वो, यानी 5 अरब रुपए जो हैं वो बग़ैर किसी वजह के, जो ब्रॉडशीट है उनको 2001 में हायर किया गया था। 2003 में नैब ने एकतरफा तौर पे उनके साथ कोऑपरेशन बंद कर दिया, वो कोर्ट में गए और आज 17 साल के बाद पाकिस्तान को ये हर्जाना भरना पड़ रहा है। पिछले दिनों वो हाई कमीशन के अकाउंट्स जो थे वो बंद करने वाले थे। अब क्विकली आते हैं पाकिस्तान जो PDM का अलायंस है उसकी जानिब। इस वक्त सूरत हाल सिर्फ इतनी है कि हर सियासतदान को अपनी पड़ी हुई है। यहाँ पर मैं सियासतदानों से सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगी, ख़ासतौर पर मौलाना फजल रहमान साहब से, कि मौलाना साहब अगर आपको ज़रा भी लगता है कि आपके दावे में सच्चाई है, आप सच पर हैं, आप हक पर हैं, तो आप एक मरतबा सिर्फ अपने बेटे से शुरुआत कीजिए, उन्हें कहिए कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें और फिर उसके बाद आप देखिए कि आपको सब फॉलो करेंगे। मगर उससे पहले एक जवाब ज़रूर दीजिएगा आप कि इतना अरसा मैं कहती हूँ कि 3 दहाइयों से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, आपके वालिद वज़ीर आला थे, उनके नाम पर अपनी कोई ज़ाती जायदाद नहीं थी, मगर उसके बाद से आप अरबपति बन गए। आप इन चीज़ों का जवाब क्यों नहीं देते आवाम को? आपने जिहाद के नाम पे, लड़ाई झगड़ों के नाम पे, दूसरे मुल्कों में लोग भेजने के नाम पे कितनी पाकिस्तान के कितने बेटे कुर्बान किए, मगर आप अपने बेटों को आराम व आसाइश अपनी ज़िंदगियों से उनको नहीं हिलने देते। आप इस तमाम तर मुनाफ़कत का जवाब पाकिस्तानी कौम को कब देंगे? अब आपने PDM के नाम पे एक ब्लैकमेलिंग और थोप दी है पाकिस्तान के ऊपर। यहाँ मुझे आप ज़रा ये बताइए और कौम को बताइए कि आप क्यों ये समझते हैं कि आपकी मुनाफ़कत अब कौम को समझ नहीं आती? यहाँ पर मरियम नवाज से मैं ये पूछना चाहूँगी कि मरियम, आप तो इस जद्दोजहद को कर रही हैं, मगर आप अपने भाइयों को बुलाइए, आप अपने वालिद को बुलाइए, ताकि वो शाना बशाना आपके साथ खड़े हों, इस सारी तहरीक में हिस्सा लें। हम हर जगह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आपको लड़ते देखते हैं, यकीनन आप अच्छा काम कर रही हैं अपनी पार्टी के लिए, मगर वो तमाम तर करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर उन्हें कहिए कि वो आकर आपके साथ खड़े होकर जवाब दें। फिर कौम को लगेगा कि हाँ, आपकी भी फाइट में जेन्युइनिटी है, जेन्युइननेस है, आप उसके ऊपर जो है वो मजबूत ग्राउंड्स पे, मजबूत फुटिंग्स पे खड़ी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, सबसे पहले आप अपने वालिद के और अपनी पार्टी के बिहाफ पर ये बताइए कि सिंध में गुज़िश्ता तकरीबन 2 दहाइयों से आप लोगों की हुकूमत है, कभी कोalition में और कभी मुकम्मल मेजॉरिटी में, तो आप लोग ये बताइए कि सिंध का आज इतना बुरा हाल क्यों है? सिर्फ लाड़काना के ही फंड्स आप बता दें कि वो कहाँ गए, वो क्यों खाए आप लोगों ने, ये हिसाब किताब आप लोग कब देंगे?
جلسے آپ کے چلتے رہیں گے، مگر یہ بتائیں کہ وہ مورل گراؤنڈ کیا ہے جس مورل گراؤنڈ پر آپ لوگوں کو یہ مجبور کریں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ مارچ میں آئیں، دھرنے میں آئیں، اور پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہے کہ آپ جی ایچ کیو کی طرف دھرنا لے کر آئیں یا مارچ کریں. اس کے جواب کا انتظار رہے گا. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.